काल स्थगित क्या किया जाता है, इस पर रहेगी हमारी नजर। बहरहाल चर्चा हम इसी बात पर कर रहे हैं कि आखिर चूक कहां हो गई जिसकी वजह से आतंकी एक बार फिर से अपने मंसूबों में कामयाब रहे। अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 119 लोग अलग अलग अस्पतालों में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि 6 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। यहां पर चतुर्वेदी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप बीएसएफ की पूर्व आईजी भी रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को आप समझाइए किस तरह से जानकारी आती है, सरकारों के पास कैसे आती है और वो गुजरती हुई राज्य सरकारों के पास कैसे जाती है, और यहां पर अगर जरा से भी तालमेल की कमी गड़बड़ हो गई तो क्या ये माना जाए कि किसी भी संगठन की ओर से, किसी भी सरकार की ओर से अगर थोड़ी सी चूक होती है तो आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं, और वही हाल हम देख पा रहे हैं हैदराबाद में बीती शाम जिस तरह से हुआ। देखिए, आम जानकारी के लिए ये जरूरी है कि हम ये समझें कि इंटेलिजेंस एजेंसीज या इंटेलिजेंस जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। जी, सबसे पहली चीज होती है इंफॉर्मेशन गेन करना। माइंड यू, मैं कह रहा हूं इंफॉर्मेशन गेन करना। उसके बाद में होता है इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना, उसमें से निचोड़ निकालना, और जब वो निचोड़ निकलता है तब वो बनती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बनने के बाद में अगली दो चीजें बहुत अहम और जरूरी होती हैं। वो है डिसेमिनेशन, माने इंटेलिजेंस को उस जगह पर पहुंचाना जहां उसकी आवश्यकता है जी। और उसमें बहुत जरूरी है कि वो इंटेलिजेंस टाइमली पहुंचे। समय के बाद इंटेलिजेंस का कोई मतलब नहीं होता है, समय पे इंटेलिजेंस पहुंचनी चाहिए। और अंतिम चीज होती है कि उस इंटेलिजेंस के ऊपर जो यूजर है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या पुलिस हो या दूसरी एजेंसीज हो, उसके ऊपर कितनी जल्दी एक्शन लेते हैं। बिल्कुल, ये तो इंटेलिजेंस के बारे में हुआ। अवधेश जी जब बात कर रहे थे तो मैं एक चीज और दिमाग में आई कि राष्ट्रीय सुरक्षा से राजनीति को अलग रखा जाए और साथ ही साथ धर्म और जात को भी इससे अलग रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इनके बोलने से मुझे कुछ लगा कि जो शिंदे जी ने बोला था, माननीय गृह मंत्री ने, सैफरन आतंकवाद, अब उसमें अगर हम ये कहें कि हमें हिंदुओं का बचाव करना, ये मेरे हिसाब से गलत होगा। देश के हिसाब में किसी खास जात या वालों को आप इसमें शामिल नहीं कर सकते। बिल्कुल, आतंकवाद का कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब नहीं होता। आखिर हमारे देश के हुक्मरान इस बात को समझते क्यों नहीं है? और यही अवधेश जी, बड़ा सवाल यही उठता है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जयपुर सम्मेलन में जब इस तरह की बात कही गई थी, और परसों शाम को ये कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया है और मैं अफसोस जाहिर करता हूं अपने बयान पर। क्या गृह मंत्री इस तरह का अफसोस जाहिर करेंगे? उससे बात बन जाएगी? क्या देश उनसे जवाब नहीं मांगेगा कि अगर आपके पास पुख्ता जानकारी नहीं होती है तो आप इस तरह का सार्वजनिक बयान देते क्यों हैं? इसको दूसरे रूप में, यद्यपि देश में इस समय क्षोभ और हताशा है इस हमले से, तो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। लेकिन हमारे पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल अगर कपड़े बदलते थे आतंकवादी हमलों को लेके, तो वर्तमान गृह मंत्री बयान बदलते हैं। दोनों में इतना ही अंतर है कि एक आवरण बदलता था, एक विचार बदल रहा है। बिल्कुल। तो ये हमारे गृह मंत्री की स्थिति है। देखिए, पहली बात चतुर्वेदी जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि आतंकवाद का कोई रंग और धर्म नहीं होता है। सिद्धांततः ये बात बिल्कुल सही है। चाहे वो आतंकवादी हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, उसके विरुद्ध कोई मुरब्बत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन विश्लेषण इसका तो करना ही पड़ेगा कि इस समय जिस आतंकवाद से भारत लगातार लहूलुहान है, उसका मूल कहां निहित है? वो इंटरनेशनल जिहादी टेररिज्म से इस समय निहित है। यद्यपि हिंदुओं ने कुछ आतंकवाद के विस्फोट किए होंगे, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि संगठित आतंकवाद, वैसा अभी तक कहीं से नजर नहीं आया है कि उसी ढंग से कोई संगठन बना करके, और बिल्कुल या तो नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल से उनको एक प्रेरणा मिल रही हो, उनके आतंकवाद का एक लक्ष्य हो। जैसे इनका लक्ष्य है कि इंटरनेशनल जिहाद और इंटरनेशनल जो है पान इस्लामिक वर्ल्ड बनाना, वैसा कुछ नहीं दिखा है। तो इसलिए दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए भी इनका जो मौलिक अंतर है उसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि उस सैफरन आतंकवाद के चक्कर में महाराष्ट्र से लेकर के हैदराबाद, बिहार, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, इन सब जगह जो है ना, हमारे सुरक्षा एजेंसियों का जो ध्यान है वो इधर से हट के दूसरी ओर आया है। ये फैक्ट है, इसको सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। और इनके जो बयान बदल रहे हैं,
आप अगर बात करेंगे आंध्र प्रदेश के पुलिस के अधिकारियों से तो वहां विभेद है इस बात को लेकर के। बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं पुलिस अधिकारियों ने 2006 के मक्का मस्जिद में एक समीर नाम के व्यक्ति को पकड़ा था, जिसने नार्को एनालिसिस टेस्ट में कहा था कि इसमें हुजी का हाथ है, हम लोगों ने योजना बनाई थी। तो या तो वो गलत था या दूसरा गलत है। बिल्कुल, तो इसलिए नहीं, इसको उस रूप में देखना पड़ेगा। मैं आपको चित्रा ये बताऊं, देखिए भारत में वो जो कहा जा रहा है किस किस संगठन का हाथ हो सकता है, तो अभी तक आंध्र प्रदेश में जितने पहले विस्फोट हुए जो पकड़ में आए हैं उसमें ज्यादातर हरकत उल जिहादुल इस्लामी, हुजी जिसको कहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का भाग हो, बांग्लादेश का भाग हो, उन्हीं की गतिविधि वहां अभी तक रही है। इंडियन मुजाहिदीन की गतिविधि कर्नाटक और महाराष्ट्र में रही है। अभी तक हैदराबाद में इंडियन मुजाहिदीन की गतिविधि, साइकिल पर मैं आ रहा हूं, तो वो नहीं रही है। लेकिन पिछले दिनों, खासकर पिछले नवंबर में जो इंडियन मुजाहिदीन के बिहार केंद्रित 6 आतंकवादी पकड़े गए, उनमें से 2 खास करके, उसका नाम भी मेरे पास है, मोहम्मद इरशाद और अब्दुल रहमान, ये चेन्नई से पकड़ा गया था। और उन सब की बातचीत से पता चला था कि पहले यह था कि इंडियन मुजाहिदीन असल में सिमी के पूर्व सदस्यों का ही एक गुट है, जो गिरोह बन गया है, जो कि सिमी के उग्रवादी माने जाते थे उनमें। लेकिन उसके बाद यह पता चला कि इंडियन मुजाहिदीन अब एक स्वतंत्र संगठन के रूप में आतंकवादियों की भर्तियां कर रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, साजिश को अंजाम दे रहा है। तो यह संभव है कि जो पहले हुजी था, इस समय सिमी है, इन दोनों के बीच कुछ संपर्क और तालमेल भी बना हो, जो कि छानबीन से आएगा। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब 25 अगस्त 2007 को विस्फोट हुआ था, उसके पहले मार्च 2007 में बांग्लादेश से आते हुए 4 हुजी आतंकवादी पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पकड़ा था। उनके कहने पर औरंगाबाद से कंप्यूटर इंजीनियर नईम शेख पकड़ा गया था। उसने ये इनपुट दिया था कि साउथ में हम लोगों ने जगह जगह विस्फोटक डाल दिए हैं। तो मेरा कहना है कि उस समय एक हुआ, जो विस्फोटक आ गए हैं वो अगर पकड़े नहीं गए हैं तो कहीं न कहीं वो छिपे हुए हैं, जिनका प्रयोग हो सकता है। बिल्कुल, और हमने ये भी देखा है कि जब इस तरह की वारदात को अंजाम देने में कामयाबी हासिल हो जाती है आतंकियों की, उसके बाद से न सिर्फ बयानबाजी का दौर, बल्कि हम देखते हैं पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दे दिए जाते हैं, सुरक्षा एजेंसियों को भी चाक चौबंद कर दिया जाता है, और फिर कुछ दिनों के बाद मामला शांत हो जाता है और फिर हम जस के तस वाली स्थिति ही देखते हैं। बहरहाल इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हैदराबाद से हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे वहां से दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं, और जो घायल लोग हैं अलग अलग अस्पतालों